गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सब एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है, उसके दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है, क्या किरचॉफ लॉ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये कि यस किया जा सकता है। टोटल रेजिस्टेंस किरचॉफ लॉ से आप हालांकि ब्रांच में भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान है। दूसरा उसका कहना है कि इसका ए तथा बी के मध्य कुल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो पहली बात, जो फर्स्ट और एंड इनके बीच में सेल लगा दीजिए। आपकी इच्छा से किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। किरचॉफ टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देगा। थोड़ा टेक्निक से करेंगे। तो पहला तो क्या था साहब, आप अपनी मर्जी से सेल पुट कर दीजिए, है ना। आप ईएमएफ आपके जच्चे जो रखें, मैंने तो ये रख दिया 50 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, आपके जच्चे जो। क्लियर? ऐसे सवाल, ये सवाल कठिन है बच्चों। ये इसने मेरे को क्यों भेजा मैं आपको बता देता हूँ। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो व्हीट स्टोन प्रिंसिपल है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अभी अगला टॉपिक अपन यही पढ़ेंगे। तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता तो बीच की शाखा खत्म हो जाती और बीच की ब्रांच खत्म हो जाती, तो अपन इसको कैपेसिटर की तरह कर लेते कंफर्टेबली। पर P अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू आर अपॉन एस नहीं है। देख लो आप, P अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू आर। इससे कहते हैं असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु। और जो असंतुलित सेतु होता है वो सबसे कठिन सवाल होता है। तो इस बच्चे ने ये सवाल मेरे पास सोच समझ के भेजा है। क्यों? क्योंकि ये असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु है और असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु एक कठिन सवालों में आता है। अगर P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होता तो ये सवाल कंफर्टेबल होता। तो बच्चों थोड़ा सा अपने को सूझबूझ से सवाल करना, कठिन तो कुछ भी नहीं है, कठिन वठिन कुछ नहीं है ना। करंट ले लो। करंट बच्चों आपको अपने हिसाब से जो भी आप चाहें, पहला फर्स्ट लो, किरचॉफ के फर्स्ट लो से करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, फिर सेकंड लो चुटकियों में लग जाएगा ना। तो सब फर्स्ट लो से करंट अब आपके जच रही हो 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 50 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो आप इस बात को ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था सेल भी आपके जच्चे जिस वोल्टेज का ले लीजिए, करंट भी आपके जच्चे जो ले लीजिए। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप उसको ध्यान रखना है। मैं तो आई करंट ले रहा हूँ सर, ये मैंने आई करंट ली, ये सब आई करंट कहाँ आ गई? ए पर आ गई। यहाँ से कितनी ब्रांच है? 2। इसमें से करंट निकाल दी मैंने I1। आई में से I1 उधर चली गई तो कितनी बची? I माइनस I1। तो इधर कितनी लिख दूं? I माइनस I1। अब आपको मैं फिर बता दूं, आप इधर I1 इधर I2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी आपको अगले सवाल में, या अभी मुझे अगला टॉपिक है तो मैं I1 लिखूंगा या I2 लिखूंगा, आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है, आप I1 I2 लिख दें। मैं भी देखो आगे करूंगा तो आपको याद दिलाऊंगा कि I1 I2 लिख रहा हूं मैं। क्लियर? पर फिलहाल मैंने क्या करा, ए पर जंक्शन है, संधि है, संधि पर आई करंट आती है, जितनी आएगी उतनी जाएगी। इधर कितनी गई? I1। तो कितनी बची? I माइनस I1 इधर से। अब वापिस यहाँ क्या आ गई? संधि आई नहीं आई? आ गई ना। I1 यहाँ आती है, मैंने इसमें लिख दी I2। I1 में से I2 इधर चलेगी तो कितनी बची? I माइनस I1 माइनस I2। तो देखते जाना है ना। ये करंट I यहाँ आती है, इसमें मैंने I1 भेज दी। आप चाहो तो इसमें I1 इसमें I2 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, और मैं 2 मेथड आपको दिखाऊं ना। अभी एक कैसे दिखा दूं कि मेरे को एक सवाल लेना है तो उसमें देख लेना है ना, अभी थोड़ी देर में देखना। तो मैंने इधर I1, I में से I1 गई तो कितनी बची? I माइनस।
संधि पर जितनी आई उतनी गई, इन दोनों का टोटल देखो आई, और इतनी देर से कितनी आ रही आई। अब I1 यहाँ आ गई, जंक्शन तो देखने पड़ेंगे ना आपको, x पर आ गई I1, मैंने इसमें I2 भेज दी, I1 में से I2 गई तो कितनी बची I माइनस I1 माइनस I2, तो शेष यहाँ इन दोनों का टोटल करो कितनी हुई I1, तो इस पर करंट कितनी आती है I1 और कितनी जाती I1, ये करंट किधर आ गई Y पर आ गई, कितनी I2, इधर से कितनी आई I माइनस I1, तो टोटल कितनी हुई I माइनस I1, तो इधर से आ रही है और उधर से I2, तो जितनी आई उतनी की उतनी जाएगी वापस, चलेगी। अब ये सारी की सारी करंट कहाँ आ गई, इसको यहाँ बी बोल दो ना, बी पर आ गई, ठीक है, बी पर आ गई सब, बी पर इधर से कितनी आई I1 माइनस I2 और इधर से I माइनस I1 प्लस I2, जोड़ो देखा तो I1 से I1 का था, I2 से I2 का था, कितनी निकली I, इसको इधर नीचे ले आऊँ, यहाँ ले आता हूँ ना, बात तो वो सीरीज में ही रहेगा ना, 10 वहाँ फिर क्या दिक्कत देगा आपको, कितनी रहेगी I रहेगी, दोनों को टोटल कर लो, तो जितनी करंट आई उतनी गई। अब ये दोनों का टोटल कितना आया, I1 से I1 कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस I2 ये प्लस I2, ये कट गया तो I बचा। देखो नेगेटिव ने कितनी दी थी I दी थी, और पॉजिटिव ने कितनी दी थी I, और नेगेटिव भी कितनी आई I, क्लियर सर। तो डेफिनेटली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो सही है। अब इस सवाल में जिसने करने को भेजा मैं उसको भी कहूँगा कि वो ध्यान रखे, इसमें आपके पास 3 लूप हैं, 1 लूप, 2 लूप और ये 3 लूप। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस सवाल को अगर छोटे से में करना है तो आंसर तो तीसरे लूप से आएगा। टोटल EMF अपन टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल EMF किस में है, लूप 3 में, टोटल करंट किस में, लूप 3 में, तो आंसर किससे आएगा, लूप 3 से ही आएगा, है ना। तो पहले लूप 1 और लूप 2 से इक्वेशन निकालें, ठीक है, लूप 2 और लूप 1 से इक्वेशन निकालें, एक एक करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये लूप 1 ले लिया, आप तो प्रेम से समझते जाओ, काहे को जल्दबाजी करें, आप जैसे चाहे वैसे, अब वो तो समझ ही दिया मैंने, ये जगह कम रहेगी मेरे पास, यहीं से लेना चालू करता हूँ। लूप 1 से दोनों सेम डायरेक्शन में तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ठीक है, 10I1, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ठीक, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट तो माइनस। अब आप समझ ही गए, रेजिस्टेंस और करंट I माइनस I1, ठीक है, ये तो हो गया किरचॉफ के सेकंड लॉ के अनुसार करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन का एलजेब्रिक सम। अब इसमें विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, इसमें कोई सेल है ही नहीं, तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0, सेल है ही नहीं इस लूप में। अब देखो 10I1 है ना, यहाँ कर देता हूँ 10I1, है ना, छोटा करने की सोच रहे हैं, सॉरी 10I1 में ये भी जुड़ेगा ना, माइनस प्लस, तो 5 हो, तो ये हो गया 15I1। थोड़ा ध्यान से देखना था, इक्वेशन छोटी करनी पड़ेगी, और ये 5I2 प्लस 5I2 और माइनस 5I को किधर भेज दूं, उधर 5I, 5 का डिवीजन किया तो 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। अब सब मैं आपको समझाऊं ऐसा क्यों किया, ये तो आपको ही पता पड़ गया कि लूप 3 में E और I है, तो आंसर तो लूप 3 से आएगा। तो लूप 3 में I1 भी बैठा हुआ है, I2 बैठा है, तो
I1 को भी I में कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा और I2 को भी I में कन्वर्ट करके लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो पहले मैं लूप 1 और 2 ये दो लेता हूँ, फिर मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ। अब लूप 2 ले लिया है ना, अभी टेक्निक आपको समझाता हूँ कि ये सबसे कठिन सवाल और अपन सबसे छोटा करके दिखाएंगे इससे, है ना। लूप 2 ले लो, ये ले लो, डायरेक्शन आपकी इच्छा है। अब आपको मैं बार बार तो क्या कहूँ, अब आप समझ ही गए होंगे। बाय लूप 2 से ये दोनों एक सेम डायरेक्शन तो 5I1 माइनस I2 पॉजिटिव आ जाएगा ना। ये दोनों अपोजिट है, देखो -5I2 दिख गया, -5I2। और ये दोनों भी अपोजिट हैं, देखो ये दोनों भी अपोजिट। तो माइनस कितना रेजिस्टेंस 10 और I माइनस I1 प्लस I2 हो गया सब। करंट एवं रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसी बंद लूप में ईएमएफ का यानी विद्युत वाहक बलों का बीजयोग, तो इसमें कोई सेल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो बीजयोग 0। उसी तरह जमाओ 5I1 और माइनस माइनस प्लस 10I1 तो कितना हो गया 15I1। ठीक है। I2 देखें तो -5I2 और -10I2 तो माइनस का 20I2 हो गया। ये आप सब उधर से देखते रहना, अगर कोई भी जरा सी भी इक्वेशन में गड़बड़ होगी फिर सवाल बैलेंस नहीं होगा, है ना, फिर मेरे को मिटाना ही पड़ेगा। -10I को उधर भेजा तो +10I उधर पटक दे, दोबारा देखने 5I1 प्लस का और माइनस माइनस प्लस 10 15 हो गया, और इधर -5I2 -10I2 ठीक है। जो 5 का डिवीजन किया तो 3I1 -4I2 इज इक्वल टू 2I। अब सर मैं अभी तीसरा लूप ले लूंगा। तीसरा लूप में देखो I1 भी आएगा और I2। मैं आपको दिखाऊं तीसरा लूप, ये तीसरा लूप लेऊंगा ना मैं, तो ये तीसरे लूप में आंसर बैठा है, वो अपन ने मैंने बता ही दिया आपको, देखो जुगाड़। अब ये तीसरे लूप में देखो I1 भी आएगा I2 भी आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए R बराबर E/I। तो I1 भी मुझे I में कन्वर्ट करना पड़ेगा, I2 भी मुझे I में। तो मैं इन 1 और 2 को सोल्व कर लूँ, I1 को I2 में और I2 को I1 में कर, I2 को भी I में, दोनों को लिख लूँ। तो सब मैं क्या करूँ, बाई इक्वेशन 1 - 2 एक में से 2 घटाओ, है ना। इक्वेशन सही चल रही है सब, एक बार ढंग से देख लेना। 10I1 और ये 5I2 5I2 और ये माइनस में हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन है माइनस, ये 10I1 और माइनस 15I1 प्लस है। ठीक है साहब, अभी तक तो सही चल रहा है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना तो 3I1 में 3I1 खत्म, I2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 5I2। I है ना, I में से 2I गया तो -I, तो I2 हुआ कितना -I/5। क्लियर। I2 की वैल्यू पुट कर दें 1 में, तो बाई 1 में पुट करो 3I1, I2 की वैल्यू कितनी -I/5 इज इक्वल टू I, तो 3I1 इज इक्वल टू I प्लस I/5 उधर ले गए ना, तो कितना हुआ ये 6I/5। 6 से 2 बार कट गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 बार कट गया ना, तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू 2I/5। बस प्रश्नकर्ता से मैं कहूँगा, जो क्वेश्चन मेरे से पूछा उससे मैं कहूँगा कि बस यही टेक्निक है कि पहले 2 लूप लो, उनसे I1 और I2 सोल्व कर, और फिर अब तीसरा लूप लेते आंसर है ना। तो अब देखो आप, ये लूप 3 है ना, तो कैसे छोटा होता है सवाल,
तो सवाल तो देखो किरचॉफ से इजी होंगे, लेकिन छोटा करने का टेक्निक है। छोटा करने का मतलब आपको प्लान से चलना पड़ेगा। सवाल तो कोई सा भी ले हो, कोई सा भी, किरचॉफ से सवाल हल होना ही है, लेकिन बस थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव चलो, कैलकुलेशन करके चलो ना कैसे चलना। ये सब लूप थर्ड ले लिया, ये लूप देख लो, ये लूप थर्ड ही है पूरा, 2 लूप निकल आएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस और करंट I माइनस आई पॉजिटिव, ये भी सेम डायरेक्शन में दिख रही है, तो रेजिस्टेंस और करंट पॉजिटिव, और ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो 10I। अब ये तो हो गया प्रतिरोध एवं धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग, हो गया ना सर। अपन ने लूप थर्ड ले लिया, तो लूप थर्ड में तीनों हो गया। अब विद्युत वाहक बलों का भी इसमें सेल लग रहा है, इसीलिए तो अंत में लेना था। किधर जा रहा है सेल में, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना। E/I निकाल लो, E/I इज इक्वल टू R। अरेंज करो सब, देखो 5I 10I और 10I, तो 25I हो गया, 25I, चलिए माइनस का 5I1 माइनस का 10I1, तो माइनस का 15I1, I2 प्लस का 10I2 ओनली, प्लस का 10I2 इज इक्वल टू E 25I। अब आप समझ गए कि मैंने I1 और I2 की वैल्यू पहले क्यों निकाले। I1 कितना, 2I/5, चलिए, और ये माइनस में I2, इसने माइनस पहले लगा दिया, 10, ये कितना I/5 इज इक्वल टू E, तो सब 25I, ये 3 टाइम्स, तो माइनस 6I है ना, एंड ये 2 टाइम्स, तो माइनस 2I इज इक्वल टू E, यानी 25 में से अपन 8 गए, तो 17I इज इक्वल टू E, देन E/I इज इक्वल टू 17, है ना, बिकॉज E/I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R, तो सर इसको A लिख दो, इसको B, देन कंपैरिजन बिटवीन A एंड B, तो R इज इक्वल टू 17 ओम, आ गया ना सर। तो पहली बात तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकाल देगा, उसके लिए आपको जो भी दे उसके फर्स्ट और लास्ट में बीच में सेल जोड़ना है। अब सेल कितने ही वोल्ट का जोड़ दो, वो तो फिर जितने वोल्ट का, 600 वोल्ट का जो है तो 600 अपॉन होगा। करंट कितनी फ्लो करा दो, करंट आप 2 एम्पियर कराओ तो 2 का डिवीजन करना पड़ेगा, 5 कराओ तो 5 का। तो इसमें मैं आपसे क्या कह रहा था, कितने वोल्ट का सेल लगा दो, कितनी करंट डाल दो, उससे आपके उससे कुछ थोड़ी होता है, आपके डालने से कुछ नहीं होता। तो उसको तो फाइनली क्या निकालनी है, और ये किससे निकलेगा, लास्ट लूप से। ये सवाल साहब मेरा ख्याल है मैंने जो कोशिश की वो छोटे से में किए, और इससे छोटा आप देखो, मैं तो पूरी प्लान से कराया, तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे छोटा तो क्या हो पाएगा। ये मैंने जो किया है वो सबसे छोटी फॉर्म है जो मैंने आपके सामने कर दी। क्लियर सर। अब सर जो व्हीट स्टोन की बात अपन कर रहे हैं, व्हीट स्टोन अपन ने उसमें भी बात की थी, व्हीट स्टोन की क्या नाम से, जब अपन ने कैपेसिटर पढ़ा था वहां भी व्हीट स्टोन आया था, वही P/Q बराबर R/S है ना। और अगेन यहाँ भी व्हीट स्टोन आ रहा है। तो अब तो सब वो सारे बात
या राज खुल ही जाएगा जो अपन बार बार लेते रहे हैं, है ना। तो सब अब व्हीटस्टोन ब्रिज यही अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज है, क्या उसका पर्पस था, है ना, और जो वो कहता है वो सही है या नहीं, है ना। तो वो सब अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, है ना। तो व्हीट स्टोन सेतु, है ना, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। अब पहली बात तो यहां से समझो बच्चों, यहां से प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट चालू हो गए तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज में एक सबसे विशिष्ट बात यह है कि जो मैं बोलूंगा तो बोलने पे आपको लगेगा जैसे कोई मैं इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्लियर बता दूं साहब, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल है। तो अच्छे अच्छे कंफ्यूज है इसमें मामले में कि ये सब कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। नेवर, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल है। फिर अपन इस पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो अपने सिलेबस में पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो नहीं है, और मीटर ब्रिज अपने सिलेबस में है। तो कहने का मतलब कई बार इसको जब पढ़ाते भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी यही लगेगा कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं, प्रिंसिपल। तो समझे सब। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किसी एक अज्ञात प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए 4 प्रतिरोधों की, इसका मतलब 3 नोन है और एक अज्ञात। अब वो एक अज्ञात कोई सा भी हो, तो सब वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी समांतर चतुर्भुजाकार स्ट्रक्चर यानी संरचना का निर्माण किया जिसमें किसी भी एक, 4 में से किसी भी एक, मतलब 3 तो ज्ञात है, किसी भी एक अज्ञात प्रतिरोध को मापा जा सके। इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, लैंग्वेज टूट गई हो बाय द वे। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किसी एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी समांतर चतुर्भुजाकार संरचना का निर्माण किया जिससे एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब 4 में से 3 तो ज्ञात है ना। इस विशेष संरचना को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बनावट क्या है साहब इसकी? तो बनावट में चतुर्भुज की चारों भुजाएं रेजिस्टेंस हैं, जिनको आपको नाम देना है व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग, है ना। ये चतुर्भुज, इसकी ये 4 भुजा P Q R S, है ना। तो सब समांतर चतुर्भुज की 4 भुजा में यहां 3 ज्ञात। अब अपने को तो फिक्स कर लेना चाहिए। वो तो कहते हैं P अज्ञात हो चाहे Q अज्ञात हो। P अज्ञात है तो QRS ज्ञात है, Q अज्ञात है तो ये 3 ज्ञात, मतलब 3 ज्ञात है और 1 अज्ञात। तो अपन क्या करते हैं, S को अज्ञात मानते हैं। तो अपन ने डिसाइड कर लिया S अननोन है ना। अब ऐसे ही देख लो वहां कहां लिख। तो सर बनावट, तो चित्र अनुसार P ज्ञात प्रतिरोध PQR ये ज्ञात है, वह अज्ञात प्रतिरोध S को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। कर दिया तो भुजाएं व्यवस्थित है ना। इस चतुर्भुज या पैरेललोग्राम के एक विकर्ण, ये विकर्ण के बीच गैल्वेनोमीटर, हिंदी में कहें तो धारा माप, वह की K2 जोड़ देते हैं। ये दाब पुंजी को ऐसे दर्शाते हैं। पुंजियां 2-3 प्रकार की होती हैं, उनके चक्कर में ये सीरीज में जमा देते हैं।
दूसरा विकर्ण कौन है? AC। इसके बीच में लैक्लांसी सेल और की K1, कुंजी K1 सीरीज में जोड़ देते हैं। अब जोड़ने में तो मैं बीच में ही जोड़ दूं, पर बीच में जोड़ूंगा तो घिच पिच हो जाएगा, तो बीच में न जोड़ के मैं इधर जोड़ रहा हूं। ये लैक्लांसी सेल LC और ये कुंजी K1, ये सीरीज में जोड़ देते हैं। ये सब बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, इसे कहते हैं व्हीटस्टोन सीरीज। इसमें कोई 3 रेजिस्टेंस नॉन है और एक अननोन है। अपन ने नॉन कौन कौन मान रखा? P, Q, R। अननोन कौन मान रखा है? तो अपने को तो क्या ज्ञात करना है? मैंने आपको पहले क्या कह दिया, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये प्रिंसिपल है, ये बताता है कैसे ज्ञात। तो ये तो जो आपके सामने दिख रहा है आपको, इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इसमें सप्लाई चला दूं, ये I, यहां से I1, और मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आप I2 भेज दें। देखो मैं भेज रहा हूं। अभी मैंने जब क्वेश्चन किया था बच्चे का भेजा हुआ, उसमें कहा था। अब आगे अभी नहीं बढ़ा रहा, मैं आगे बढ़ाऊंगा इसकी बात से, समझ है ना। अब मैं व्हीटस्टोन सेतु तो समझ गया, सामने दिख रहा है कि सब इसमें ज्ञात प्रतिरोध PQR व अज्ञात प्रतिरोध S चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण B और D के बीच में गैल्वानोमीटर और कुंजी K2 सीरीज में जोड़ देते हैं। वह A व C के बाहर की तरफ, अंदर से भी जोड़ सकते थे, बाहर की तरफ लैक्लांसी सेल और कुंजी K1 सीरीज में जोड़ देते हैं। इस संरचना को कहते हैं। अब आप तो वर्किंग समझिए, कार्य प्रणाली, बस इस पर ध्यान रखिए, है ना। मैंने कहा था पढ़ाऊंगा तो आपको इंस्ट्रूमेंट ही लगेगा, और मैं आपको कह रहा हूं ये प्रिंसिपल है ना। चलो चलने दो। अब आपको क्या करना है साहब, पहले कुंजी K1 ऑन करनी है, देन या यूं कह दें आपको PQRS इस प्रकार से एडजस्ट करने हैं। ये 3 को करोगे आप, PQR, एस तो अज्ञात है ना, तो PQR इनको इस प्रकार से एडजस्ट करो कि K1 ऑन करने के बाद जब आप K2 ऑन करो तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आवे। दोबारा सुन रहे, सर्किट बन गया। अब आपको क्या करना है, PQR नॉन नॉन नॉन, ये तो अननोन है, इसकी बात मत करो। PQR को इस प्रकार से व्यवस्थित करो, एडजस्ट करो कि K1 ऑन करने के बाद जब आप K2 ऑन करो तो गैल्वेनोमीटर की सुई अविक्षेपित रहे, मतलब हिले ही नहीं, मतलब विक्षेप 0 रहे। इसे सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। अब आज के बाद जब भी गैल्वेनोमीटर में 0 आए तो सबके आगे क्या लग जाता है, बैलेंस, यानी संतुलन सबके आगे जुड़ जाएगा। दोबारा आज के बाद, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ना है ना कंटिन्यू, तो इसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है। आज के बाद गैल्वेनोमीटर में 0 आते ही और अपने को क्या बोलना पड़ेगा, संतुलन। लंबाई लेंगे तो संतुलन लंबाई, बिंदु लेंगे तो संतुलन बिंदु, सब क्या करेंगे। तो इसे सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं, है ना। अब तक सेतु की संतुलन अवस्था में, ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर में तो जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। डिफ्लेक्शन 0 है तो ये I2 का मतलब सीधी की सीधी निकल गई। अगर ये ऊपर जाती तो डिफ्लेक्शन आता। इसी प्रकार ये I1 भी सीधी की सीधी निकल गई, है ना।
बट डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, कोई विक्षेप नहीं है। तो न तो इधर I1 ने इसमें एंटर किया, न I2 ने इसमें एंटर किया। अगर I1 एंटर करती तो सुई धारा दिखाएगी, धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है। और अगर I1 ने एंटर किया तो भी करंट दिखाती, पर ये करंट नहीं दिखा रही। इसमें करंट क्या है, 0। किसी भी ब्रांच में करंट 0 तभी हो सकता है जबकि दोनों बिंदु समान विभव हो, क्योंकि समान विभव पर ही धारा का या धारा की सप्लाई पॉसिबल, समान विभव धारा चल ही नहीं सकती है ना। तो ये दोनों बिंदु क्या हुए, समान विभव। अब इससे आपको इक्वेशन बनानी है। एक तो इक्वेशन बना लो ए बी और ए डी वाले विभवांतर की। तो देखो एक से ये बनाओ वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी डी। एक इक्वेशन तो ये बना ली, दोनों तरफ से एक होगा। अब इसका मतलब क्या है, ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर बोलो ओम के नियम से I1P, और ए व डी के मध्य विभवांतर बोलो ओम के नियम से I2R। एक और इक्वेशन बनाओ, दोनों तरफ से VC घटाओ, तो बाई 1 अगेन एक इक्वेशन बनाओ VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। अब देखो B और C के मध्य विभवांतर ओम्स लॉ से बोलो I1Q, और D व C के मध्य विभवांतर ओम्स लॉ से बोलो I2S। दो इक्वेशन बन गई। बाई इक्वेशन 2/3, 2 में 3 का भाग दो, I1 से I1 कट गया, I2 से I2, तो क्या आ गया P/Q बराबर R/S। इसे व्हीटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं। अब आज के बाद ये ध्यान रखना, वाइस वर्सा, यदि बीच में करंट नहीं है इस ब्रांच में तो P/Q बराबर R/S ही होगा। इसका उल्टा भी सत्य है। उल्टा क्या है, यदि P/Q बराबर R/S है तो बीच की शाखा में करंट नहीं हो सकता, उसको हटा दो, वो ब्रांच किसी काम की है ही नहीं। दोबारा, इसे व्हीटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं। अब सेतु की संतुलन, समतुलावस्था में गैल्वेनोमीटर में क्या है, 0। गैल्वेनोमीटर में 0 का मतलब इस शाखा में धारा नहीं है। और धारा कब नहीं बहती, जब विभव समान होते हैं। तो बी और डी पर विभव क्या है, समान है। इससे मैंने दो इक्वेशन बना ली, एक तो ए से डिफरेंस लेके, एक सी से डिफरेंस लेके, ये इक्वेशन है। अब ये चीज आएगी, अब ये दोनों तरफ से सत्य है। व्हीटस्टोन का ये सिद्धांत तभी काम में लेना जब गैल्वेनोमीटर में 0 हो। गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं है तो P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S फर्स्ट। अभी जो अपन ने आज आते ही सवाल किया, उसमें आप बीच वाली शाखा में अगर गैल्वेनोमीटर लगाते तो उसमें करंट 0 कैसे होती, नहीं होती ना, क्योंकि उसमें P/Q बराबर R/S नहीं था। आज वाले सवाल में जो इस एपिसोड का जिससे शुरुआत की है मैंने, क्लियर, तो उसको क्या कहते हैं, असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर में तो ये क्या है, संतुलन अवस्था है ना। तो संतुलन अवस्था में P/Q बराबर R/S, यानी गैल्वेनोमीटर में, यानी बीच वाली शाखा में करंट 0 है तो P/Q बराबर R/S होगा। इसका उल्टा भी सही है कि यदि P/Q बराबर R/S है तो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं हो सकती, ठीक है ना। और आप अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात कर रहे हो तो S इज इक्वल टू, एस की वैल्यू पुट कर दो, S इज इक्वल टू Q/P × R। ये लो सर। अब कोई सा भी, तो जैसे R भी अज्ञात होता तो ये 3 ज्ञात होते, Q अज्ञात होता तो ये 3 ज्ञात होते। तो व्हीटस्टोन किसी एक अज्ञात का मापन करते हैं, किसके द्वारा,
3 ज्ञात के द्वारा, तो 3 तो ज्ञात है, एक कोई सा भी अज्ञात हो सकता है, इससे निकाल लो। फिर सिद्धांत का यूज कैसे करना है ये ध्यान रखना, P/Q इज इक्वल टू R/S, मतलब सेतु का किसमें संतुलन, तभी यूज करना, वरना मत करना, ध्यान रखना, है ना। तो सब अब छोटी छोटी बातें अच्छी सुग्राहिता के लिए, सुग्राहिता मैं इसी चैप्टर में बताऊंगा 3-4 एपिसोड के बाद आपको। सुग्राहिता का मतलब सेंसिटिविटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन में वो बहुत संवेदनशील होता है, और इंग्लिश में उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। तो अच्छी संवेदनशीलता के लिए, अच्छी सुग्राहिता के लिए चारों प्रतिरोध PQRS लगभग समान कोटि के होने चाहिए। नंबर 2, ये पूछा जाता है संतुलन की अवस्था में, यानी जब गैल्वेनोमीटर में 0 है तो उस समय सेल और गैल्वेनोमीटर इन दोनों की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहां मैं सेल लगा दूं और यहां मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था ना। देखो ये भी डायगोनली है, यानी विकर्णी है, और ये भी विकर्णी है, लेकिन मैं वहां बना देता, तो वहां बनाया था तो वहां जगह नहीं थी, है ना। तो ये दोनों डायगोनल पे ही लग रहे हैं, है ना। इसलिए वो तो अब ये सप्लाई देने लग जाएगा। जैसे इसको मैं वहां लगा दूं, चलो इधर एक बार के लिए खटाखट बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको, है ना। ये दोनों का पोजीशन चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा एपिसोड छोटी छोटी बातों के चक्कर में लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर आप भी काय को कंफ्यूजन रखें, है ना। ये K2 और ये गैल्वेनोमीटर, है ना, ये सेल, है ना। कुंजी K1 तो जोड़ना जरूरी नहीं है, ये लो सब मैंने अब अंदर ही जोड़ दी। ये ब्रांच थी ना, तो मैं ऐसे भी तो जोड़ सकता था। अब ऐसे जोड़ दूंगा तो भाई क्या, अब जैसे मान लीजिए आप अभी ये पोजीशन है, इसमें बैलेंस पोजीशन में P/Q बराबर R/S आ रहा है, नहीं हो रहा। अब इनको उल्टा कर दो, बैलेंस की पोजीशन है इस समय बैलेंस की पोजीशन है, तो समझिए ना, ये और ये सर्किट है कि इसमें ब्रांच बाहर दिखा दी, उसमें ही अंदर दिखा। अब साहब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, देखना अभी आप, ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर और ये पोजीशन चेंज कर दो, यूँ लगा दो, है ना। अब क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ से जाएगी, है ना, ये I1 और ये I2, है ना, ये बैलेंस में, तो I1 सीधी इधर निकल जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या है, 0, गैल्वेनोमीटर में 0 है, तो इस ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं सकती। बैलेंस पोजीशन में गैल्वेनोमीटर में 0 है तो करंट नहीं जा रही। और इधर ये I2, तो ये इधर मैंने भेज दी I2, इधर से भी नहीं जा सकती, उधर से भी, ठीक है। अब देखना, अब आपकी इक्वेशन बनती I1R बराबर I2S, एक ये बनती जैसे यहाँ बनाई ये वाली, और उधर बनती I1P इज इक्वल टू I2Q। अब देखा 2 में 2 को डिवाइड करना 1 से, तो क्या आएगा, वही P/Q बराबर I1P और I2Q, है ना, और I1R और I1S, है ना। तो इधर इसको P/R इज इक्वल टू Q/S, यानी वही P/Q बराबर R/S, वही आ गया ना। तो कहने का मतलब 2 बातें बताई थी मैंने अच्छी सुग्राहिता के लिए, चारों रेजिस्टेंस PQRS लगभग समान कोटि के होने चाहिए। नंबर 2, बैलेंस पोजीशन में सेल और गैल्वेनोमीटर को अदल बदल कर सकते हो, उससे सिद्धांत प्रभावित नहीं, P/Q बराबर R/S। अब सब क्योंकि अपन ने किरचॉफ पढ़ लिया है, तो क्या
वास्तव में संतुलन की अवस्था में, मतलब बीच की शाखा में जब धारा नहीं होगी तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है कि नहीं, ये अपन किरचॉफ द्वारा भी देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं बस लास्ट है ना, 5 मिनट का टॉपिक है कि सब अब अपन ये देख रहे हैं कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S क्या वास्तव में संतुलन की अवस्था में ये होता ही है, कंफर्म होता है। तो किससे प्रूव करके देख लो, किरचॉफ से। तो सब अब टॉपिक है अपना, ये टॉपिक कई बार आ चुका है एग्जाम में, किरचॉफ के नियम द्वारा व्हीटस्टोन के सिद्धांत की पुष्टि। तो मैं टॉपिक तो लिख देता हूं ताकि आपके ये तो समझ में आ जाए कि अब व्हीटस्टोन से तो नहीं पढ़ रहा हूं, अब क्या पढ़ रहा हूं, ये लिख देता हूं मैंने। किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सिद्धांत की व्युत्पत्ति है ना, व्युत्पत्ति, प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन प्रिंसिपल बाय किरचॉफ है ना। तो राइटिंग फाइटिंग अब बिगड़ जाती है एंड होता है। चलो सब अब इसको किरचॉफ के हिसाब से जमा लो है ना, कीज हटा दो, किरचॉफ में कीज की क्या जरूरत है। सेल तो ठीक है। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस होगा, जिससे बता देंगे। कभी कभी जैसे देखो मैं आप बोल रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जिससे ही बता देते हैं और आरजी से भी, तो उसमें तो कोई विवाद नहीं होता, आपकी इच्छा है जिससे बताओ, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब देखो सब, अपने को किरचॉफ से प्रूव करके दिखाना है ना। दिख रहा है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। आई करंट यहां से ली मैंने, ठीक है, इधर से I1 फ्लो करा दी, इधर से I2, ठीक है। नोट आ गया, संधि आ गई, इधर से भेज दूं IG, भेज दूं गैल्वेनोमीटर में IG, रेजिस्टेंस को कैपिटल G रख लेंगे। ये आ गया इधर, इधर से कितनी आई IG और इधर से कितनी आई I2, तो IG और I2 आई तो इधर से कितनी जाएगी I2 प्लस IG, कितनी जाएगी। अब इधर से I1 में से IG गई तो कितनी बची I1 माइनस IG, यही बची। इधर से आई, देखो I1 B पे आई, यहां से मैंने IG इसमें भेज दी गैल्वेनोमीटर, तो कितनी बची I1 माइनस I, ये I1 माइनस IG C पे गई और इधर से I2 प्लस, इधर से IG नीचे उतरी D पर, इधर से I2 आई, तो कितनी हुई I2 प्लस IG, जो कहां पे जाएगी C पर। अब C पे इधर से तो I1 माइनस IG, इधर I2 प्लस IG कट गया, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 वापस क्या हो जाएगा I, क्योंकि I को आपने किसमें तोड़ा I1 और I2 में, तो I बराबर I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। चाहे तो यहाँ पे लिख दे, चाहे तो I1 प्लस I2, क्लियर। उठाओ सब, किरचॉफ से प्रूव करना है ना, ये उठा लो, लूप 1 है ना, लूप 1 से दोनों सेम डायरेक्शन, तो करंट एंड रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो गैल्वेनोमीटर और करंट मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस I2R, ठीक है। ये तो हो गया धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बराबर
इसी बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, तो इस बंद लूप में विद्युत वाहक बल है ही नहीं, तो 0। जमाओ इक्वेशन, मीन्स I1P प्लस GIG इज इक्वल टू I2R। ये एक लूप से इक्वेशन आ गई। अब लूप नंबर 2 उठाते हैं। आपके जच्चे जो ले लो। अब आप समझ चुके हो ना कि दिशाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लो। लूप 2 से ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में तो करंट एंड रेजिस्टेंस Q मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ये अपोजिट जा रहे हैं। देखो सर, ये देखो, इस ब्रांच में देखो, ये दोनों अपोजिट है, तो माइनस IG इंटू जी, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल G ले रहा हूँ। ये दोनों भी अपोजिट जा रहे हैं, माइनस लगेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन SI2 प्लस IG बराबर, इसमें सेल है क्या? कोई नहीं। तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग 0। जमाओ सब, I1Q, अब देखो, माइनस IG, माइनस IGQ, माइनस IGG, माइनस IGS, तो Q प्लस G प्लस S, ये कॉमन आ गया, माइनस IG बाहर ले गया। माइनस I2S, माइनस I2S को उधर ले जाऊं तो प्लस I2S। ये इक्वेशन नंबर 2 आती है, ठीक है। अब देखना आप करामात। सेतु की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, सुई अपनी जगह से न हिले। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो तो IG बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट भेजी मैंने? IG। तो संतुलन की अवस्था में IG बराबर क्या होनी चाहिए? 0। अतः समीकरण 1 या 1/2 से, अब इक्वेशन 1/2, तो 1 में इधर क्या बचा? I1P, ये तो 0 हो गया क्योंकि IG बराबर 0। 2 में I1Q, ये 0 हो गया क्योंकि IG बराबर 0, इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में I2R और इधर राइट साइड में I2S। I1 कट गया, तो P/Q इज इक्वल टू R/। तो सब किरचॉफ भी ये कहते हैं कि अगर सेतु संतुलन की अवस्था में हो, यानी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 हो, यानी मध्य की शाखा में धारा नहीं हो, तो सदैव P/Q बराबर R/S होगा। और मैं कहता हूं कि इसका उल्टा भी सत्य है, यानी P/Q बराबर R/S है, तो बीच की शाखा में करंट नहीं होगी। यानी जैसे ये तो बना दिया मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज, ये 2, ये 3, ये 3, तो 2/3 ऐसा कर लें, इसको 4 कर लें, है ना। तो यहाँ 10 और यहाँ 20। अब P/Q और R/S, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें बीच की ब्रांच है, तो यहाँ P/Q इज इक्वल टू क्या हो गया? R/S।
तो बीच की ब्रांच में करंट जा ही नहीं सकती। इससे अपन जब सवाल करते थे तो सवाल में देख लेते थे P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है, तो बीच की शाखा को क्या करते थे अपन, हटा देते थे। क्यों हटा देते थे? क्योंकि उसमें करंट जा ही नहीं रही। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे बता देते थे अपन, ये ऊपर की ब्रांच में हो गया 246 ओम और नीचे की ब्रांच में हो गया 30 ओम, दोनों पैरेलल है। तो अब बता दो, है ना। तो कहने का मतलब वो किससे बताते थे, व्हीटस्टोन से, कि भाई P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये भी 1/2 ये भी 1/2। बीच की शाखा में भले आप कितना ही रेजिस्टेंस लिख दो उसमें करंट नहीं होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब कर लेंगे बाकी के।